बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शकील अहमद फ्रॉम एस्पायर कॉलेज ठोकर कैंपस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिफरेंट वायरल डिजीज़ को, और उसी से नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। जैसे देखें, हमारे पास वायरल डिजीज़ है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंजा की वजह बेसिकली आरएनए कंटेनिंग वायरस है और ये इनवेलप्ड वायरस है। अब ये वाइड स्प्रेड डिजीज़ है, फैली हुई डिजीज़ है, ठीक है जी। और दूसरा, ये एपिडेमिक फॉर्म में मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास मम्स एंड मीजल्स है। मीजल्स एंड मम्स या मम्स एंड मीजल्स, अब ये पैरामिक्सो वायरस है, ग्रुप है पैरामिक्सो वायरसेस का, उनकी वजह से होते हैं मम्स एंड मीजल्स। इसके मैं बताता चलूँ तो मम्स मीजल्स जैसे कनपेड़े हो जाना, जो बेसिकली यहाँ से कानों के नीचे से स्किन जो है वो स्वेल हो जाती है, उसकी वजह ये होते हैं, या फिर दाने से बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये भी आरएनए वायरसेस हैं और इनवेलप्ड वायरसेस हैं। फिर मम्स हाईली कंटेजियस हैं, छूने से फैल जाते हैं। अब ये सैल्डम फैटल हो सकती है, मोहलक हो सकती है। 60% एडल्ट्स इम्यून हो जाते हैं इससे, कि ये एक बार किसी को अगर लाइफ में होती है तो उस पर्सन में खुद ही इम्यूनिटी डेवलप करवा देती है। ये एक ऐसी डिजीज है, तो बच्चों में होगी और अपने ही विक्टिम में ये अपने अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर देगी। यानी ये एक मर्तबा ज़िंदगी में होगी, उसके बाद उस इंसान में खुद से एंटीबॉडीज या इसके अगेंस्ट बॉडी इम्यून डेवलप हो कर लेती है, तो उसकी वजह से फिर ये दोबारा नहीं होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास पोलियो है। पोलियो वायरसेस की वजह से फैलने वाले डिजीज़ है, पोलियो है, पोलियो माइलाइटिस इसको बोलते हैं। माइलाइटिस आइटिस का वर्ड जहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह, उसका मतलब होता है ये इन्फ्लेमेशन है। अब इन्फ्लेमेशन बेसिकली पोलियो वायरसेस की वजह से पोलियो माइलाइटिस कहलाएगी। अब पोलियो वायरसेस के बारे में, ये स्मॉल है, स्फेरिकल है, और इनके कैप्सिड के अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल होगा वो आरएनए होगा। अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, और यूजुअली स्मॉल लाइफ या छोटी एज के जो बच्चे होंगे, जो बेसिकली अभी डेवलपिंग होंगे, उनमें ये ज़्यादा बीमारी पाई जाती है पोलियो की। तो ये बेसिकली फिर उन प्रॉब्लम्स में जिनमें ये ज़्यादातर पाई जाएगी वो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा। यानी सोशली, समाजी तौर पे भी प्रॉब्लम होगा और इकोनॉमिकली प्रॉब्लम भी होगा, क्योंकि ये ज़्यादा फैलती है और उसको फिर टैकल करना और उसको मैनेज करना जो है वो उसके लिहाज से इकोनॉमिकल है ये। तो अब नेक्स्ट हमारे पास एक एड्स से रिलेटेड पॉइंट है। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। तो एड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, 1980 में यंग मेल्स में ये डिजीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, डिस्कवर हुई थी, रिकग्नाइज हुई थी। अब वो मेल्स होमोसेक्सुअल थे, सेम जेंडर में सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से उनको होमोसेक्सुअल कहा जाता है। होमो मतलब सेम, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से। अब ये हमारे पास इसकी सिम्टम्स थे, कुछ अलामात थी। वो अलामात क्या थी? सीवियर निमोनिया था, उन पेशेंट्स को निमोनिया था। फिर उनमें रेयर वैस्कुलर कैंसर था। देन फिर स्वॉलन लिम्फ नोड्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम के नोड्स होते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। इसी तरह लॉस ऑफ इम्यून फंक्शंस, उनमें इम्यूनिटी के कमी हो जाती है। फिर ये मैंने जैसे बताया कि ये तमाम होमोसेक्सुअल थे, लेकिन कुछ अरसा बाद ये भी आइडेंटिफाई हुआ, ये भी देखा कि ये बेसिकली नॉन होमोसेक्सुअल में भी पाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है, नॉन होमोसेक्सुअल में कैसे गई? तो नॉन होमोसेक्सुअल में ये ट्रांसफर हुई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। जैसे कोई एक्सेप्टेड रेसिपिएंट है जिसको ब्लड की ज़रूरत है, पेशेंट है, अब उसको जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो डोनेट करने वाले ब्लड डोनर का अगर ब्लड में मौजूद एड्स कॉजिंग एजेंट्स होंगे तो फिर उसको भी, पेशेंट को भी एड
एड्स हो सकता है। तो फिर ये रीजंस हैं इसकी कि नॉन होमोसेक्सुअल में भी ये आइडेंटिफाई हुआ। 1984 में पैस्चर इंस्टीट्यूट और फिर फ्रांस में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनमें इसकी वजह बनने वाला वायरस रिकॉग्नाइज हुआ, आइडेंटिफाई हुआ, डिस्कवर हुआ। तो वो बेसिकली HIV था, ह्यूमन इम्यून वायरस। अब ये ह्यूमन इम्यून वायरस ने अटैक कहाँ करना है, जैसे हमने इसके सिम्टम्स में डिस्कस किया है कि बेसिकली इसने उसके इम्यून सिस्टम को लॉस कर देना, उसको खत्म करना, उसको कम करना है। तो बेसिक फिर इसका अटैक जो होगा वो T लिम्फोसाइट्स में होगा, और T लिम्फोसाइट्स में भी T हेल्पर सेल्स होंगे, वो इसकी वजह बनेगा। दूसरा इसका इफेक्ट है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स पे भी जाके ये अफेक्ट करेंगे, वहां पे भी प्रॉब्लम कॉज करेंगे। अब ये रिसर्च से पता चला, स्टडी से पता चला है कि बेसिकली HIV आइडेंटिफाई जो हुआ था वो बंदर में हुआ था। अब बंदर में मौजूद था लेकिन वहां पे डिजीज कॉज नहीं की। इससे ये जाहिर होता है कि HIV इज अ होस्ट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होस्ट में डिजीज कॉज करता है और वो इंसान है इसका, यानी बंदर में इसने बीमारी की वजह नहीं बना जबकि इंसान में बीमारी की वजह बना। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप पे हमने डिस्कस करना है कि ये फैलता कैसे है, इसके वेज क्या हैं फैलने के। तो फैलने के वेज है, इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट है, सेक्सुअल कांटेक्ट अमंग पीपल्स, उसकी वजह से फैल सकता है। एक एड्स का पेशेंट अगर सेक्स करता है किसी अदर नॉर्मल पर्सन से तो उन दोनों में फैलने के चांसेस हैं। फिर अफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ये फैलेगा। कांटेक्ट विद ब्लड, किसी के ब्लड को छूने से, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशंस करते हैं, उन ऑपरेशंस के दौरान जब वो इंस्ट्रूमेंट्स को टच करते हैं और विदाउट ग्लव्स अगर टच करेंगे तो उसकी वजह से, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज करने वाला स्टाफ होता है अगर उनमें ऐसा कोई इशू आ जाएगा तो तब भी वो भी अगर कांटेक्ट करेंगे, टच करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को या ब्लड के प्रोडक्ट्स को, तो उससे भी ये फैल सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग, जो माएँ एड्स वाली हैं अगर वो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी तो उसकी वजह से बच्चे में भी एड्स फैलेगा। हेल्थ वर्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव पॉइंट है इसका कि हेल्थ वर्कर्स जो लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं, जो लोगों को वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं, उन लोगों में भी इसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दे आर एट रिस्क। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है। अब जो हमारे पास इसके वेज एंड ट्रांसफर के, अगर इनको अवॉइड किया जाए तो हम इसके फैलने को रोक सकते हैं, तो इनको अवॉइड किया जाए। फिर ब्लड को टच ना किया जाए, ब्लड प्रोडक्ट्स को या ब्लड से कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को डायरेक्ट टच ना किया जाए, उन्हें स्टरलाइज किया जाए, ठीक है जी। फिर सिरिंजेस हम लोग यूज करते हैं यूजुअली वैक्सीनेशन के लिए, इंजेक्शंस के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड्स देते हैं, जो हम वेन्स में इंजेक्शंस लगाते हैं या मस्कुलर इंजेक्शंस लगाते हैं, तो वेन्स के इंजेक्शन में हम इसको कंसीडर करते हैं इंट्रावेनस, जो वेन्स में हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं। उन इंजेक्शंस को लगाने के लिए जो सिरिंजेस यूज की जाती हैं, नीडल्स यूज की जाती हैं, वो स्टरलाइज होनी चाहिए, उन्हें स्टरलाइज किया जाए ताकि फिर इसको फैलने से रोका जा सके। अब इसके लिए वैक्सीन्स भी डिस्कवर हो चुकी हैं, वैक्सीन्स भी बनाई जा चुकी हैं, और 2001 में इसके लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे साउथ अफ्रीका में जो है वो स्टार्ट कर दिए गए थे वैक्सीनेशन के प्रोसेस को। तो ये एक हमारे पास है प्रिवेंटिव मेजर्स कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया कि एड्स की वजह HIV है, HIV के फैलने के कौन कौन से जराए हैं और उनको प्रिवेंट करने के कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, कैसे उसको हम फैलने को रोक सकते हैं, हम एड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें HIV को भी समझना है कि HIV एड्स पॉजिटिव एजेंट बेसिकली इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और फिर हम इसके लाइफ साइकिल को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे HIV के स्ट्रक्चर्स को अगर हम डिस्कस करें तो
ये आउटर स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये आउटर स्ट्रक्चर जो रेड कलर सर्कल में है, और ये बेसिकली इसका इन्वेलप है, इस वायरस का HIV का इन्वेलप है, और ये इन्वेलप्ड वायरस है। अब ये बेसिकली इसके स्पाइक्स हैं, ठीक है जी। अब स्पाइक्स, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हमारे पास इसका कैप्सिड है जो प्रोटीन कोट है। अब ये कैप्सिड के अंदर इसका RNA मौजूद है। अब ग्रीन कलर का डॉट यहाँ पे है, तो दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। हमने चूंकि ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक रेट्रोवायरसेस के मुतालिक नहीं बताया गया, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका देता चलूँ कि बेसिकली दीज आर टाइप ऑफ रेट्रोवायरसेस। इनकी खासियत ये है कि इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से ये अपने RNA से DNA बनाते हैं और उस DNA से मजीद RNA बनाते हैं। तो इस तरह फिर इस एंजाइम की वजह से ये अपने RNA से DNA बनाते हैं और DNA से RNA बनाते हैं। नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज ट्रांसक्रिप्शन। तो जब RNA से DNA बना तो इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ऑपोजिट है उसका, तो वो इस एंजाइम की वजह से होता है। अब इसमें RNA जीनोम में, चूंकि ये RNA वायरस है और दूसरा फिर इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, प्रोटीन कोट है, और फिर ये इन्वेलप के स्पाइक्स हैं और ये हमारे पास रेड कलर इन्वेलप है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ HIV को डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमने पढ़ा है कि ये T लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करेंगे। अब T लिम्फोसाइट्स में जो बेसिक सेल्स की टाइप्स होगी वो T हेल्पर सेल्स होंगे, और T हेल्पर सेल्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर साइट होती है, उस पे आके इसमें अटैच होना। जब ये CD4 रिसेप्टर साइट पे आके अटैच होगा तो उसके बाद इसके जीनोम से ये एंजाइम और इसका RNA इस सेल के अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर चला जाएगा। जब ये वायरल RNA, अब वायरल RNA आगे ट्रांसफर होगा। यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास वायरल RNA और वायरल DNA का हाइब्रिड है। यहाँ पे इसकी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये फिर एक इसके पास रेड कलर का RNA है और ब्लू कलर का DNA है, और दीज आर द बोथ कंपोनेंट्स ऑफ HIV। अब ये प्रोसेस में है, रेप्लिकेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अब ये वायरल DNA एंटर होगा न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस में जब DNA एंटर होगा, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये क्रोमोसोमल DNA है जो बेसिकली इस सेल के अंदर, लिम्फोसाइट्स के अंदर क्रोमोसोम्स है, वो उसका कंपोनेंट है, और ये ब्लू कलर का वायरल DNA है। जब ये इनकॉर्पोरेट होगा इनटू द होस्ट जेनेटिक मटेरियल, तब हम इसे बोलेंगे प्रोवायरस। प्रोवायरस मतलब अभी वायरस नहीं बना है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है, उसका न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है, इसलिए इसे प्रोवायरस कहा जाता है। अब यहाँ पे ये चूंकि इसके साथ ऐड हो चुका है, और हमें पता है कि वायरस के पास अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है, वो अपने होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी यूज कर रहा है और DNA से RNA बना रहा है। यहाँ पे फिर अगेन वायरल RNA बन रहा है। अब वायरल RNA बेसिकली यहाँ पे बाहर निकलेगा और वायरल RNA से फिर कैप्सिड बनेगा। कैप्सिड के बाद फिर ये इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे मेम्ब्रेन से, और यहाँ से फिर इन्वेलप बनेगी, और इन्वेलप से ये नए HIV रिलीज होंगे और नए सेल्स को अफेक्ट करेंगे। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। सबसे पहले इसने क्या करना है, एंट्रेंस करनी है सेल के अंदर, अपने जेनेटिक मटेरियल की एंट्रेंस होगी या पेनिट्रेशन होगी। उसके बाद फिर इसकी इंटीग्रेशन है, ठीक है, DNA रेप्लिकेशन है और इंटीग्रेशन है। जब DNA बन जाएगा और फिर इंटीग्रेशन क्या होगी कि बेसिकली ये एंटर होगा इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल। उसके बाद फिर इसकी इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन होनी है।
ट्रांसक्रिप्शन होनी है, डीएनए से आरएनए बनेगा और फिर आरएनए बाहर आएगा, यहाँ पे फिर इसकी असेंबली ऑफ वायरस होगी, असेंबली ऑफ एचआईवी होगी। तो वो असेंबली ऑफ एचआईवी में देखिए यहाँ पे कैप्सिड बने और एक कैप्सिड यहाँ आता है, उसका पहले इन्वेलप बनता है और फिर वो बाहर निकल जाता है और दूसरे सेल्स को असरअंदाज करता है। इस तरह दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। इसमें 4 पॉइंट्स में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अलहदा से और इसको मेंशन करेंगे। ये तो था हमारे पास एड्स से रिलेटेड। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस का वर्ड ज़हन में रख लीजिए, हेपेटिक वर्ड है हेपेटाइटिस। हेपेटिक से लीवर को याद रखना है और आइटिस से इन्फ्लेमेशन को याद रखना है। तो लीवर की इन्फ्लेमेशन, जिगर की जो इन्फ्लेमेशन है उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। अब ये भी वायरसेस की वजह से है। इसकी सिम्टम्स क्या हैं? इसकी सिम्टम्स है जॉन्डिस, जिसे पीला यलकाम कहा जाता है, एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द होती है, लिवर इनलार्जमेंट है, फटीग है, कमजोरी हो जाती है, समटाइम फीवर होता है। अब ये अगर एक्यूट हो तो ये लीवर कैंसर के बायस भी बन सकता है। ये हेपेटाइटिस बी के बारे में है। तो अब इस तरह से इनकी ये सिम्टम्स हैं। उसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, वॉमिटिंग भी है, वो भी आगे सिम्टम्स हैं। अब इसकी टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की, जैसे हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, हमारे पास डी है, ई है, एफ है, जी है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं और ये टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वायरस। जैसे हेपेटाइटिस ए है, इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं और ये एचएवी की वजह से होती है। एचएवी इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो एचएवी की वजह से फिर होगा हेपेटाइटिस ए। इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं। अब इसका फैलने का क्या जरिया है? ये इन्फेक्टेड पर्सन के फेसिस को कांटेक्ट करने की वजह से ये फैलेगा। अब इसकी वजह जो वायरस है वो आरएनए वाला वायरस है और नॉन इन्वेलप्ड वायरस है। बी देखिए, बी सीरम हेपेटाइटिस है। बी सीरम हेपेटाइटिस होने के साथ साथ ये जो बेबी अभी न्यू बॉर्न होता है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर होता है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ट्रांसफर होता है। इसकी वजह डीएनए वायरस होता है। अभी इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं हेपेटाइटिस बी के मजीद पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बुक में ऊपर उन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है और फिर हेपेटाइटिस बी के बारे में नीचे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे पहले इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखें, इसकी कॉजेज बेसिकली HBV है और इसने वजह किसकी बनना है? फटीग, कमजोरी बनेगा, जॉन्डिस होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। फिर इसकी वजह क्या, ट्रांसफर कैसे होगा? बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड्स में हमारे बॉडी के फ्लूइड्स आ जाते हैं, जितने भी हैं उनके जरिए फैलता है, सलाइवा के जरिए फैलता है और ब्रेस्ट फीडिंग, जब माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनके जरिए भी फैल सकता है। अगर ये क्रोनिक हो तो ये लीवर को डैमेज कर सकता है। ठीक है जी। अब इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है। अगेन आइए सी पे हम डिस्कस करते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है नॉन ए नॉन बी कहलाता है और ये इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस है। इसकी वजह भी आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है। अब अगर ये बेसिकली हम अगर कहें ये शॉर्ट और माइल्ड हो तो ये लेस विरुलेंट होता है देन ए एंड बी। मतलब अगर शॉर्ट है, माइल्ड है तो ये कम होगा, कम नुकसानदेह होगा हेपेटाइटिस ए और बी की निस्बत। अगर ये क्रोनिक होगा, ज्यादा खतरे में होगा, तो फिर ये लीवर के प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। अब डी से बाद डेल्टा वायरस है। ई जो है बेसिकली ये समझा जाता है कि ये जैसे हार्वर्ड और उसके कोवर्कर्स ने 2001 में ये जाहिर किया था कि पिग जो है इट कुड बी द सोर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेपेटाइटिस ई। तो सुअर के गोश्त से ये फैल सकता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। एफ और जी जो हैं ये अनआइडेंटिफाइड वायरसेस हैं। इनके बारे में अभी पता नहीं चला कि इसकी वजह कौन से वायरसेस हैं। तो ये हमारे पास हेपेटाइटिस से रिलेटेड है।
अब वैक्सीन के बारे में बात करें तो हेपेटाइटिस ए और बी के बारे में वैक्सीन अवेलेबल है, जबकि सी के बारे में अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब ए और बी के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीनेशन अवेलेबल है और उसकी वैक्सीनेशन होती है। स्टूडेंट्स, किसी भी किस्म का सवाल है, कोई पॉइंट आपको समझना हो, आप हमें कमेंट करके किसी भी किस्म का इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन से सवाल कर सकते हैं। मज़ीद सुनने वाले जो हैं, सीनियर्स जो हैं, अपनी सजेशंस हम लोगों को दे सकते हैं कि हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप लोगों का सुनने के लिए, समझने के लिए शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा और दूसरों तक भी फैलाएं ताकि इल्म ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए और इसको आसान किया जा सके सबके लिए। शुक्रिया।